हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट 3 ऑनर्स के पेपर 6 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में, जो कि अध्याय 2 में आता है, उसके बारे में मैं बताने जाऊंगा। और पेपर 6 में भी 2 पार्ट है। 2 पार्ट में पार्ट ए सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, जिसे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ लोग इसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी बताते हैं, इसलिए कि मनोविज्ञान जब अस्तित्व में आया उसके बाद से बहुत सी धाराएं विकसित हुईं। मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की विधि, मनोविज्ञान की विषय वस्तु को लेके मनोवैज्ञानिकों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा रही। विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विकसित होने लगा तो उसकी परिभाषाएं, विषय वस्तु आदि में भी परिवर्तन होने लगा और उसका दृष्टिकोण पूर्णतः वैज्ञानिक होने लगा। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी संस्था, सबसे पुराना संप्रदाय संरचनावाद था, जिसे स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसको विकसित करने वाले मनोविज्ञान के जनक विल्हेल्म वुंड थे, जिसे बहुत आगे ले जाने का काम टीचनर महोदय ने किया। अब जितनी भी धाराएं, जितनी भी विचारधाराएं, जितने भी संप्रदाय मनोविज्ञान में आए, इन्हीं के विरोध में उत्पन्न होते गए, जिसमें सबसे ज़्यादा विरोध अमेरिका में अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने किया, जिसमें वाटसन महोदय का नाम आता है। तदुपरांत उसी कालक्रम में, अर्थात 1912 में बिहेवियरिज्म की उत्पत्ति हुई थी, तो 1912-13 के ईस्वी में ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई। गेस्टाल्ट, जिसका वैसे तो कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन जर्मनी में उत्पन्न हुआ यह संप्रदाय आकार, रूप, रंग, आकृति को संबोधित करता है। सबसे पहले मैक्स वर्दाइमर नामक मनोवैज्ञानिक ट्रेन में जाते वक्त प्रकाश की गति, जिसे आभासी गति के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में एपरेंट मूवमेंट कहते हैं, उससे संबंधित एक गहन अध्ययन किया और उस अध्ययन के फलाफल को, रिजल्ट्स को मनोविज्ञान से जोड़ने की बात की। और गेस्टाल्टवाद की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। उन्होंने अपना यह प्रयोग 2 मनोवैज्ञानिकों पर किया, जिसका नाम वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका है। उन दोनों को उन्होंने प्रयोज्य बनाया और मैक्स वर्दाइमर महोदय उन दोनों पर प्रयोग करते थे। और यह प्रयोग मूलतः प्रकाश की गति से संबंधित था। और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि हम लोग किसी भी चीज़ का अध्ययन, किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण एज ए होल करते हैं, एज ए पार्ट्स नहीं करते हैं। उदाहरण देते हुए कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे आप कुर्सी की बात करते हैं, बैठने वाले, सोने वाले चौकी की बात करते हैं, पलंग की बात करते हैं, या जिस मकान में आप हैं, जिस क्लासरूम में आप बैठते हैं, उसकी बात करते हैं,
तो वह मकान कई चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें लोहा, सीमेंट, गारा, बालू, ईंट, लकड़ियाँ, पेंट्स के कुछ आइटम्स, बहुत तरह के सामान के मिश्रण के उपरांत अलग अलग आकृतियों के मिलने से पूर्ण मकान का वह स्वरूप हमको आपको दिखाई देता है। लेकिन यदि हम लोग उसी को तोड़ दें और पार्ट पार्ट में छितरा दें तो वह मकान का एक ढेर मात्र रह जाएगा, जिसे हम लोग मकान नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह लकड़ी से बने हुए कोई भी अलमीरा, कुर्सी, चौकी या पलंग की बात कीजिए तो विभिन्न लकड़ियों के समूह को आकृति देकर बनाया गया वह सामान होता है जिसका प्रत्यक्षीकरण हमको एज ए होल होता है और वह आकृति के रूप में होता है। इसी को बहुत संक्षिप्त तरीके से गेस्टाल्टवादियों ने व्याख्या की और उनका मूल सार यही था कि वी परसीव एज ए होल नॉट एज ए पार्ट। उनका कहना था कि हमको किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण संपूर्ण के रूप में होता है, न कि अंश के रूप में। तो यह मूल सार के बाद अब हम लोग कुछ वैसे गेस्टाल्टवादियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने इन मनोवैज्ञानिकों के पूर्व, मतलब गेस्टाल्टवाद को जो जनक माने जाते हैं, उनके पूर्व कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी गेस्टाल्टवाद से मिलती जुलती बातों की चर्चा की थी और गेस्टाल्टवाद की उत्पत्ति में वह कालक्रम में सहायक भी रहा। उसमें सबसे पहला नाम इमैनुएल कांट का है। इन्होंने यूनिटी नेचर पर प्रत्यक्षण को परिभाषित करने की बात की। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण हमें एकात्मक स्वरूप का होता है और एक के रूप में होता है, न कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में। उन्होंने उसके अविभाज्य अंशों के आधार पर प्रत्यक्षीकरण का विरोध किया। उनका एक कॉन्सेप्ट था जो कि नेटिविज्म, जिसे सहजवाद के नाम से भी जाना जाता है, सहजता का सिद्धांत जिसे कहते हैं, उस पर आधारित था। मतलब कांट महोदय का यह भी कहना था कि समय एवं स्थान प्रत्यक्षीकरण की क्षमता सीखना तथा अनुभव पर आधारित नहीं होती है, बल्कि यह जन्मजात या इनबॉर्न होती है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों पर इन कांट महोदय का कंट्रीब्यूशन का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसका प्रभाव उनके सिद्धांतों में भी देखा जाता है। दूसरे एक मनोवैज्ञानिक हुए जिसमें मनोविज्ञान के फादर विल्हेल्म वुंट और जॉन स्टुअर्ट मिल, दोनों का नाम आता है क्योंकि दोनों का विचारधारा एक दूसरे से लगभग मिलता जुलता था। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिएटिव सिंथेसिस का सिद्धांत विल्हेल्म वुंट ने दिया था, जिसमें समग्रता पर बल दिया गया और उसके अंशों के योग को एक दूसरे से अलग किया गया था। क्रिएटिव सिंथेसिस में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर ऐसी अवस्था का निर्माण करते हैं जिनकी विशेषता उन तत्वों की विशेषता से भिन्न एवं स्वतंत्र होती है। यह बात वुंट महोदय ने कॉन्शस या चेतना से संबंधित बातों के रूप में की। मेंटल केमिस्ट्री के संबंध में भी स्टुअर्ट मिल ने मेंटल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया और यह विचार व्यक्त किया कि तत्वों को किसी समग्रता में संयोजित होने से उसकी कुछ अपनी नई विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं और जब उसको हम पार्ट पार्ट में बांटते हैं तो उसकी वह विशेषता उससे भिन्न होती है और सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इस तरह से जब आप विल्हेल्म वुंट और स्टुअर्ट मिल के मेंटल केमिस्ट्री थ्योरी को देखेंगे और वुंट महोदय के क्रिएटिव सिंथेसिस को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह जो सिद्धांत था दोनों व्यक्तियों का,
वह गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत से काफ़ी मेल खाता था। और चूँकि गेस्टाल्टवाद 1912-13 में उत्पन्न हुआ संप्रदाय था, लेकिन उसके पूर्व ही स्टुअर्ट मिल और विल्हेल्म वुंट ने उनसे मिलते जुलते बातों को रखा था। तो विल्हेल्म वुंट भले ही संरचनावादी थे, भले ही सिंथेसिस पे बात करते थे, चेतना को तोड़ तोड़ के अध्ययन करने की बात करते थे, चेतना के विश्लेषण का महत्व देते थे, परंतु जब क्रिएटिव सिंथेसिस पर जब आते हैं तो वह समग्रता को भी स्वीकार उन्होंने किया। तीसरे मनोवैज्ञानिक जो गेस्टाल्टवाद के बारे में पूर्व में ही मिलती जुलती बातों को कहा, उनका नाम फ्रेंच ब्रेंटानो एवं कार्ल स्टम्फ है। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने एंटी एनालिटिकल थ्योरी, एटीट्यूड से रिलेटेड एंटी एनालिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। ये लोग तात्विक अंतर वस्तु एलिमेंटल कंटेंट के मनोविज्ञान पर कड़ी आपत्ति जताते थे और जो चेतना के तत्वों के आधार पे, एलिमेंट्स के आधार पे वर्णन की बात होती थी, उसका उन्होंने विरोध किया। प्रत्यक्षण के अध्ययन पर इन्होंने बल डाला, परंतु उन्होंने ऐसे विभिन्न तत्वों के विश्लेषण पर विचार का विरोध किया जो कि तत्व पार्ट में अध्ययन करता है। और इन्होंने भी गेस्टाल्टवादियों की तरह ही कहा कि प्रत्यक्षीकरण हमें समग्र रूप से होता है, न कि पाठ के रूप से। चौथे क्रम में जो मनोवैज्ञानिक आते हैं उनका नाम अर्नस्ट मैक और क्रिश्चियन वान अहरेनफेल्स है। ये मूलतः ये दोनों मनोवैज्ञानिक फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री थे जो मनोविज्ञान के इतिहास में आए थे, और भौतिक शास्त्री होते हुए भी इन्होंने सेंसेशन ऑफ स्पेस फॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने बताया कि त्रिभुज या अनज्यामितीय चित्र के प्रत्यक्षण से उत्पन्न होता है सेंसेशन ऑफ स्पेस फॉर्म, और टाइम फॉर सेंसेशन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। और इसकी व्याख्या करके इन्होंने बताया कि यदि हम लोग त्रिभुज या 2 सेंटीमीटर का हो या 2 मीटर का होता हो या 5 सेंटीमीटर का होता हो, त्रिभुज को देखने से हम लोग को हमेशा त्रिभुज की ही अनुभूति होती है। यह सिद्ध करता है कि त्रिभुज देखने में बड़ा हो, छोटा हो, नीचे हो, ऊपर हो, ऊंचा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने इस आधार पर बताने की कोशिश किया कि हमको अनुभूति उसकी त्रिभुज के रूप में ही होती है। ठीक उसी तरह उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि यदि हम किसी लय का संगीत में और किसी लय का राग का श्रवण करते हैं तो उसका भी हम लोग को संवेदना, सेंसेशन एज ए होल होता है। इस बात को अहरेनफेल्स महोदय ने, जो कि एक फिलोसफर थे बेसिकली, उन्होंने बताया कि यदि किसी राग की बात गा के की जाए या बांसुरी से की जाए या किसी अन्य वाद्य यंत्र से की जाए, वह राग वही राग रहता है, क्योंकि उस राग को हम लोग एज ए होल सुनते हैं, न कि एज ए पार्ट सुनते हैं। यही बात स्पेस फॉर्म के आयाम के लिए भी सही दिखता है, क्योंकि जितनी भी बात अभी हमने की वह प्रत्यक्षीकरण की बात हो त्रिभुज का या संवेदना की बात हो, मस्तिष्क में उसका जो स्पेस होता है वह एज ए होल के रूप में बनता है। अब मैं 5वें ऐसे मनोवैज्ञानिकों का काम बताऊंगा जो कि कई मनोवैज्ञानिकों ने गोटिंजन विश्वविद्यालय में रह कर किया और कई तरह के प्रयोग किए, जिसके आधार पे गेस्टाल्टवाद को बल मिला। इसमें एक नाम 3 मनोवैज्ञानिकों का नाम जो कि वर्दाइमर, कोहलर और कोफका का आता है। उसके अलावा
और भी कई मनोवैज्ञानिक जैसे ईयर जेनसेक, डेविड काज, रूबिन महोदय का आता है। इन लोगों ने विजुअल एक्विटी की व्याख्या, दृष्टि तीक्ष्णता की व्याख्या की, और इसको बताते हुए उन्होंने कहा कि आणविक दृष्टिकोण से इनकी व्याख्या संभव ही नहीं है। एलिमेंट्स के रूप में इसको तोड़ तोड़ के विजुअल एक्विटी की हम लोग चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से काज ने रंग के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किया। 1911 ईस्वी में पुस्तक का प्रकाशन करते हुए बताया कि 3 तरह के रंगों अर्थात सरफेस कलर, वॉल्यूम कलर और फिल्म कलर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे फेनोमेनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के नाम से भी जाना आता है। ये रंगों की उस व्याख्या को अस्वीकृत कर दिए जिसमें रंग के संवेदन की व्याख्या अन्य तत्वों के साथ मिलकर की गई थी, और उस व्याख्या को पसंद किए जिसमें उन्होंने प्रत्येक तरह के रंग का प्रेक्षण संभव था। संपूर्ण उद्दीपन परिस्थिति का कुछ अंश का प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति स्पष्ट रूप से तो करता है तथा कुछ अंश का स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण करता है, परंतु रंग को यदि बात किया जाए तो आकृति पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण पलट भी जाता है। इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्षीकरण के बैकग्राउंड्स की भी बात का कॉन्सेप्ट दिया। इस तरह उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन एवं उनके फाइंडिंग से स्पष्ट हुआ कि इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को पैदा करने में, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को इस धरती पे उतारने में वर्दाइमर महोदय का, कर्ट कोफका का और कोहलर महोदय को, इन लोगों ने काफ़ी कुछ दिया, जिससे गेस्टाल्टवाद की भूमिका और ही सरल हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्स वर्दाइमर, कोहलर और कोफका महोदय के बारे में हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका जीवनी क्या रहा और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, और जो भी आपके मन में प्रश्न है वो हमारे मेल से, हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।